आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 के चैप्टर 5 के नोट्स कवर करेंगे। इस चैप्टर में हमें हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उनके बारे में पता चलेगा कि बॉडी में ब्लड कैसे सप्लाई होता है, हम जो पाचन करते हैं भोजन का वो कैसे होता है, साथ में सब कुछ जो भी क्रियाएं हमारा हार्ट कैसे पंप करता है, उत्सर्जन कैसे होता है, ये सारी क्रियाएं स्टेप बाय स्टेप जानेंगे और काफ़ी इजी तरीके से जानेंगे, है ना। मैं आपको इसे स्ट्रक्चर बना के बता दूंगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा। बुक की लैंग्वेज थोड़ी टफ पड़ेगी, तो चलिए विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 के चैप्टर 5 का नेम है जैव प्रक्रम। हम जैव यानी जो सजीव होते हैं और जो अजैव होते हैं यानी जो निर्जीव होते हैं उनमें कैसे अंतर स्पष्ट करें। देखो चैप्टर को क्या हम डेप्थ से पढ़ेंगे, आपका सारा बेस्ट क्लियर करेंगे ताकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन जाए, कुछ भी नहीं छूटेगा, है ना। तो देखो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि सजीव निर्जीव होता क्या है। तो जब तक आप इनको नहीं समझोगे तब तक आपको चैप्टर ही समझ में नहीं आएगा कि सजीव निर्जीव क्या है ना। तो चलिए जानो कि सजीव की डेफिनेशन क्या है। तो वे सभी वस्तुएं सजीव वस्तुएं कहलाती हैं जिनमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन तथा वृद्धि जैसी क्रियाएं होती है। उत्सर्जन क्या यानी टॉयलेट करना वगैरह कुछ भी, है ना, यानी अपने मल मूत्र को बाहर निकालना। और जो श्वसन होता है यानी क्या होता है, सांस लेना। और पोषण यानी क्या होता है, अपने शरीर की वृद्धि करना इस तरीके से। तो ये जो क्रियाएं जिसमें होती हैं वो लोग क्या कहलाते हैं, वो सभी वस्तुएं, वो सभी जीव क्या कहलाते हैं, सजीव वस्तुएं कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, उदाहरण देखो, जैसे जंतु हैं, पौधे हैं, पौधे भी सांस लेते हैं, पौधे भी क्या करते हैं, पौधे भी अपनी वृद्धि करते हैं, तभी तो पत्तियां आती है, फूल आती है, तभी तो फल आते हैं। ठीक है, अब निर्जीव वस्तुएं क्या होती है, तो वे सभी वस्तुएं निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं जिनमें जीवन के कोई भी आवश्यक कार्य संपन्न नहीं होते, उन्हें निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। जैसे चट्टान। अब आप में से मेरे को एक पहले क्वेश्चन में पूछ रहा था कि मैम जो चट्टान होती है वो तो बड़ी होती जाती है, पहाड़ जो है वो तो बड़े होते जाते हैं, तो ये सजीव क्यों नहीं होते। देखो क्या वो स्वयं से बड़े हो रहे हैं, है ना। पौधा जो है वो स्वयं से बड़ा हो रहा है, आप स्वयं से बड़े हो रहे हो, आप स्वयं से खा रहे हो, आप भले वो सोर्सेस कहीं और से आ रही है खाने की, पर आप स्वयं से खा तो रहे हो, आप खा रहे हो तभी तो आपके शरीर में वो लग रहा है और तभी तो आपकी बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है। तो चट्टान का खुद से डेवलपमेंट नहीं होता, वो क्या होता है जब हवाएं वगैरह चलती हैं तो इससे बढ़ती जाती हैं, या जो ज्वालामुखी होता है उससे बढ़ती जाती है, तो इस तरीके से चट्टानें बनती है। यहाँ पर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी में भी ऐसा कुछ नहीं होता कि वो बड़ी हो रही है या धीरे धीरे छोटा सा मिट्टी का कण बड़ा बड़ा वो बन गया, एक कंकल बन गया, इस तरीके से कुछ नहीं होता। लकड़ी में भी ये चीज़ नहीं होती है। पेड़ को बोल सकते हैं कि पेड़ एक सजीव है, पर अगर सिर्फ लकड़ी को काट दिया जाए, लकड़ी को काट दोगे तो उसमें कहाँ से वृद्धि होगी, कुछ भी वृद्धि नहीं होगी। तो इसलिए वो क्या है, एक निर्जीव वस्तु। अब अगर सजीव निर्जीव में अंतर आप देखो तो यहाँ पर लिख सकते हो, 3 या नंबर में क्वेश्चन में आ सकता है आपके। तो ये पोषण नहीं करते, किसके, निर्जीव की बात कर रहे हैं, और सजीव पोषण करते हैं, इनमें श्वसन नहीं होता, इनमें श्वसन होता है। ये जनन नहीं करते, ये जनन करते। जनन यानी बच्चे पैदा करना, है ना। तो जंतु पैदा करते हैं बच्चे, यानी जानवरों के बच्चे होते हैं, हाँ होते हैं। तो मनुष्य के होते हैं। तो इस तरीके से जो सजीव जितने भी होंगे वो क्या करेंगे, जनन करेंगे। इनमें वृद्धि नहीं होती, इनमें वृद्धि होती है। ये स्थान परिवर्तित नहीं करते, ये स्थान परिवर्तित करते हैं। जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है, क्या पेड़ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाएगा। या जो चट्टान है वो यहाँ से कभी अमेरिका गई है, आप तो जा सकते हो अमेरिका क्योंकि आप सजीव हो। तो निर्जीव वस्तुएं कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती। तो ये पूरा पैराग्राफ वही दिया है। अब हम देखते हैं जैव प्रक्रम क्या है। तो चलिए डेफिनेशन में आपको बता देती हूँ, फिर इसको पढ़ते हैं हम। जैव प्रक्रम यहाँ पर दिया है, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे सांस लेना, जैसे पोषण करना, वहन करना, उत्सर्जन करना, ये सारी चीज़ें जो होती है वो जैव प्रक्रम के अंदर आती है। यानी जीवों का जिस तरीके से ग्रोथ करना, ये एक तरीके से आप मान लो ये जैव प्रक्रम होता है। देखो यहाँ पर दिया है, जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। यह उस समय भी चलता रहता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते। जब हम सो रहे हो अथवा कक्षा में बैठे हो उस समय भी यह अनुरक्षण का काम, जो अनुरक्षण का काम है, यह चलता रहना चाहिए। यानी आप सोते हो तब आप सांस लेते रहते हो, आपको सांस लेने के लिए सोचना पड़ता है क्या, नहीं। अगर आप पानी पी लोगे, खाना खा लोगे, तो खाना खाने के बाद भी पचाने के लिए आपको सोचना पड़ता है क्या, नहीं, वो तो ऑटोमेटिक पचता रहेगा, है ना। तो यहाँ पर यही चीज जैव प्रक्रम के अंदर आती हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन आदि।
क्योंकि क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। देखो एक और चीज़ आती है, जब आपके कहीं भी लग जाती है, थोड़ी खरोच आ जाती है, नेल्स वगैरह लग जाते हैं, तो वो चीज़ ऑटोमेटिक मतलब हील होती है, यानी भराती है ना, यानी वो घाव जो है वो भराता है। तो क्या उस घाव को भराने के लिए आप उसको दिन भर सोचते रहते हो कि ये भराए भराए? वो ऑटोमेटिक जो उसको मतलब उसको है ना भराने की प्रक्रिया ऑटोमेटिक चलती रहती है। तो ठीक है, तो इस तरीके से ये एक तरीके से जैव प्रक्रम के अंदर आता है। अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है, इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। देखो यहाँ पर ये पोषण अब होगा कब, ये जैव प्रक्रम चलेगा कब? जब आप कोई भी चीज़ खाएंगे, जब आप कोई भी चीज़ खाएंगे तभी तो वो पचेगा, अगर नहीं खाएंगे तो क्या पचेगा? यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होती है। अगर आपको अच्छी बॉडी बनानी है तो आपको अच्छा प्रोटीन लेना पड़ेगा, प्रोटीन अंडा खाना पड़ेगा, अच्छा पनीर खाना पड़ेगा। तो उससे अगर आप एक कच्चा पदार्थ नहीं लोगे तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी? तो यहाँ पर यही दिया है कि यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो उसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित है। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। फिर दिया है, चूंकि पर्यावरण किसी एक जीवन के नियंत्रण में नहीं है, अतः ऊर्जा के ये बाह्य स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों से विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है। देखो इतना सारा मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम आपको बता दिया कि जैव प्रक्रम क्या है। अब हम जानते हैं कि श्वसन क्या है। देखो श्वसन यानी होता है सांस लेना, पोषण यानी क्या होता है, यानी पोषण जो शरीर को पोषण लगता है, यानी आपका कोई भी अंग है ना, उसको अगर डेवलपमेंट की ज़रूरत है तो वो कैसे होगा? पोषण से होगा। अगर आपकी आंखें कमज़ोर है ना, और आपको विटामिन की कमी है, तो विटामिन जब तक आप लोगे नहीं तो वो विटामिन तब तक शरीर के लगेगा नहीं। तो जब शरीर के लगेगा लेने के बाद में, तो वही क्या होगा? पोषण, है ना। और अब आता है आपका वहन। वहन क्या होता है? देखो जो भी आपका ब्लड होता है उस ब्लड का फ्लो कैसे होता है? वहन यानी होता है गति एक तरीके से। तो वहन वही होगा आपका जो ब्लड का फ्लो होता है, हार्ट कैसे काम करता है, वो हार्ट कैसे पंप करता है, ये सब इस वहन के अंदर आता है। फिर बात करते हैं उत्सर्जन की। तो उत्सर्जन क्या होता है? यानी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, जैसे आप टॉयलेट के माध्यम से, है ना, या फिर आप फ्रेश होते हो वो, तो ये जो भी चीज़ें होती है वेस्ट मटेरियल उत्सर्जन में आती है ना। अब नेक्स्ट पेज मूव करो तो यहाँ पर दिया है पोषण। देखो ये सब पढ़ने के बजाय मैं आपको नोट्स में बता देती हूँ और यही सब लिखा है, बस इसको घुमा फिरा के लंबा चौड़ा टफ लैंग्वेज में लिख रखा है, तो हम ईजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। क्योंकि डेफिनेशन आती है 2 नंबर की, तो उसमें आपके आ सकता है, उस डेफिनेशन को आप नोट्स के थ्रू भी लिख सकते हो। तो चलिए पोषण की डेफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन दी है, भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण क्या होता है? देखो पोषण को आप समझ पा रहे हो, आप जो भी खाते हो शरीर के लगना, बस उसी को कहते हैं पोषण, है ना। शरीर के लगेगा तो ही आपका ग्रोथ होगी, तो ग्रोथ होना ही पोषण है एक तरीके से। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन याद कर सकते हो, भोजन ग्रहण करना यानी जब हम भोजन खाते हैं, फिर पचे हुए भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना, है ना, ये क्या कहलाता है? पोषण। अब ये पोषण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषी, एक विषमपोषी। तो देखो बुक में यही दिया है, ये पोषण के बाद में यहाँ पर दे रखा है कि स्वपोषी और नीचे दे रखा है नेक्स्ट पेज पर विषमपोषी, है ना। तो पहले हम स्वपोषी विषमपोषी जान लेते हैं। अब बुक के इस वाले पैराग्राफ में दिया है सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो देखो इसमें कुल मिलाकर यही दिया है कि जो जीव होते हैं वो जीव अलग अलग तरह के होते हैं और उन्हीं को स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में बांटा गया है। अब कैसे, चलो मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। ये काफ़ी टफ लैंग्वेज में लिखा है, आपको समझ में नहीं आएगा, इसको ईजिली मैंने नोट्स में लिखा है। स्वपोषी पोषण क्या होता है? पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। देखो ऐसा कौन करता है जो सिर्फ सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बना लेता है, जो पानी से अपना भोजन बना लेता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड से अपना जीवन चलाता है। तो कौन होता है ऐसा? हरे पौधे। हरे पौधे एकमात्र ऐसे जीव हैं जो क्या करते हैं, पौधे जो होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो ऐसे जीव होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं,
है ना, पानी पीते हैं और सूर्य का प्रकाश लेके ग्रो करते हैं। तो ये इकाई में आएंगे स्वपोषी पोषण में, यहाँ तक लिए। अब विषम पोषी पोषण क्या होता है? तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे मनुष्य क्या करते हैं, या तो वो क्या खाएंगे, जमीन से जो भी चीज़ें बन रही हैं उनको खाएंगे। खुद तो ऐसा नहीं है कि खुद के पास से कोई वो चीज़ बना रहे हैं और उसको खा रहे, है ना। पौधे क्या है, जो उपस्थित है वो खुद के अंदर उसको एब्जॉर्व कर रहे हैं और खुद उससे उनका ग्रोथ कर रहे हैं। पर मनुष्य ऐसा नहीं करता। मनुष्य भोजन बाहर से खाता है, ये सारी चीज़ें बाहर से, उसके अंदर से कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता उसका। जब तक वो खाएगा नहीं तब तक उसका ग्रोथ नहीं होगा, है ना। तो विषम पोषी पोषण में क्या आते हैं, जो मानव है, जो अन्य जीव है, पशु भी यही करते हैं। जब तक वो किसी अन्य पशु को नहीं खाएंगे, जब तक वो घास नहीं खाएंगे, जब तक वो क्या करेंगे, कोई भी फ्रूट नहीं खाएंगे, तब तक उनका ग्रो नहीं होगा, है ना। तो आप स्वपोषी पोषण में एग्जाम्पल लिखना हरे पौधे और विषम पोषी में लिखना मानव और अन्य जीव। यहाँ तक गॉट इट, समझ में आया? अब ये बुक में ऐसी इक्वेशन दी है, देखो इसको, देखो यहाँ पर ये है क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। अब ये क्या है, तो ये है हमारा प्रकाश संश्लेषण। आपके आ सकता है नंबर में, तो इसकी डेफिनेशन थोड़ी याद कर लो। ये वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है कार्बन डाइऑक्साइड और यह है जल। तो जब ये क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। अब बुक में आगे चलते हैं। हमने कर लिया पोषण, स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण, तीनों, है ना। अब देखते हैं आगे दिया है आपका ये वाला पॉइंट, मानव पाचन तंत्र। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चित्र बनाने का आ सकता है 5 नंबर में, तो चित्र तो आपको याद करना ही पड़ेगा, बना के देखना पड़ेगा। अब ये इसकी प्रोसेस क्या होती है आप उसको लिख सकते हो, आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाएंगे। प्रोसेस में इजीली बता देती हूँ, जो इसमें इतना खतरनाक तरीके से लिख रखा है। चलिए मैं आपको समझाती हूँ। देखो इसको भी देखते जाना और इसको भी देखते जाना। यहाँ पर लिखा है मनुष्य में पोषण के चरण क्या होते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, तो सबसे पहले आएगा मुख। तो यहाँ पर क्या है, मुख गुहा, है ना। फिर ग्रसिका यानी जो एक गले की नली होती है। तो फिर सेकेंड प्रोसेस क्या होती है, ये गाना जो है वो धीरे धीरे ग्रसिका के सहारे कहाँ जाता है, आमाशय में। तो यहाँ पर मुख के बाद आया भोजन ग्रसिका, ग्रसिका के बाद में आया आमाशय। आमाशय वहीं पर होता है जहाँ पर अपना खाना स्टोर होता है। तो यहाँ आमाशय आपका क्या है, ये आमाशय आपका। तो ये आमाशय यहाँ पर आपका भोजन जितना भी आप खाओगे वो इकट्ठा होता रहेगा, है ना, यहाँ पर स्टोर करने की। तभी आप देखते हो जब ज़्यादा खा लेते हो तो आपका पेट फूट जाता है, बड़ा हो जाता है, फूल जाता है। तो इस तरीके से फिर आमाशय के बाद में शुद्रांत में खाना जाता है। शुद्रांत ये रहा आपका, जिसको बोलते हैं हम छोटी आंत। शुद्रांत के बाद में आता है आपका इस बृहदांत के पास में, है ना, जो जिसके द्वारा आपका जो मल मूत्र है उस वाली लाइन में जाता है और लास्ट में गुदा द्वार जो होता है वहाँ से आपका मल मूत्र बाहर निकालते हैं। तो ठीक है, ये इस तरीके से एक प्रोसेस होती है पाचन तंत्र की, जिसको हमने एक छोटी सी स्टेप में समझ लिया। अब थोड़ा और जान लो कि किस तरीके से आपका इसमें एसिड निकलता है, किस तरीके से भोजन पचता है। स्टेप तो आपको समझ में आ गई ना, भोजन कहाँ कहाँ जाएगा। अब आप स्टेप समझो कि भोजन पचेगा कैसे। यहाँ पर लिखा है हम तरह तरह के भोजन खाते हैं जिन्हें उसी भोजन नली से गुजरना होता है। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक क्रम से गुजारना होता है जिससे वह उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। यानी हम जो खाते हैं वो भी चबा के खाते हैं तो ऑलरेडी वहाँ पे कणों में हो जाता है ना, छोटे छोटे बारीक टुकड़े हो जाते हैं उसके। फिर अंदर जाते हैं तो फिर कुछ ऐसे रिलीज होते हैं जिससे वो खाना और गल जाता है ना। तो यहाँ पर लिखा है, फिर दिया है इसे हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं क्योंकि आहार का आस्तर बहुत कोमल होता है ना। अतः भोजन को गीला किया जाता है ताकि इसका मार्ग आसान हो जाए। आप किसी चीज़ को खाते हो जिसमें मतलब जो आपको चीज़ पसंद है खाने में, तो आप जैसे ही खाने का सोचते हो और मुंह में एक पानी आने लग जाता है ना। इमली का नाम सुनते पानी आने लग जाता है बहुत जो कलम होती है वो पेंसिल पेन वाली, है ना, जो पेन पट्टी पे यूज़ करते हैं अपन, उसका नाम सुन के पानी आ जाता है। तो इस तरीके से जो पानी आता है वो एक लार होती है जो खाने को पचाने में हेल्प करती है। तो इसी तरीके से भोजन को जब हम चबा के खाते हैं, अच्छा मुंह में घुमा के खाते हैं, तो वो लार उस भोजन में मिल जाती है और वो फिर हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर यही लिखा है
कि जो भोजन होता है उसको गीला, मतलब वो गीला हो जाता है, और जिसकी हेल्प से वो आसानी से ग्रसिका के थ्रू आमाशय में जा सके, है ना। फिर आगे दिया है, ये वास्तव में केवल जल नहीं है, ये लाला ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है जिसे लाला रस या लार कहते हैं, है ना। जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल रचना है। यदि उसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो इसे छोटे अणुओं में खंडित करना होगा। ये काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लार एलिमस कहते हैं। देखो, जो लार हमारे मुंह से निकलती है उसमें एक एंजाइम होता है, उसका नाम क्या है, एलिमेस, है ना। ये मंड जटिल अणु को सरल श्रृंखला में खंडित कर देता है। यानी जो भी खाना अच्छा बड़े बड़े टुकड़ों में होगा, जिस हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी कभी खाते तो सही से चबाते नहीं खाना, तो ये एंजाइम निकलता है, ये एंजाइम उसको और अच्छे टुकड़ों में बांट देता है। भोजन को चबाने के दौरान पेशीय जुआ भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देती है ना। आपकी लार कहाँ बनती है, ये जो टंग रहती है, आपकी जो जीभान रहती है उसके नीचे ही बनती है। आहार नली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसी सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है, और यह क्रमाकुंचन गति पूरी भोजन नली में होती है। मुख से आमाशय तक भोजन ग्रसिका या ईसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है, यानी जो मुंह से आमाशय तक जो आपको भोजन जाता है वो ग्रसिका, है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईसोफेगस, है ना। तो ग्रसिका के थ्रू आपका कहाँ तक जाता है, आमाशय में। ये मैंने आपको बता दिया। आमाशय एक बृहत अंग है, यानी बड़ा अंग है, जो भोजन के आने पर फैल जाता है। आमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। ये पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल थोड़ा खतरनाक होता है, पर ये हमारे शरीर के अंदर भी मौजूद होता है। अगर आप पेट के अंदर बात करो तो वहाँ पर HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, तो HCl रिलीज होगा तभी आपका खाना पचेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्त्रावण करते हैं, यानी ये इसमें रिलीज होता है ना, निकलता है। ये जो अम्ल होता है, ये जो लिक्विड होता है यहाँ पर निकलता है आमाशय में। फिर यहाँ पर दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। आपके विचार में अम्ल और कौन सा कार्य करता है। सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक आस्तर की अम्ल से रक्षा करता है। हमें बहुता वयस्कों की एसिडिटी अथवा अम्लता की शिकायत करते सुना है, यानी आपने सुना है कि हमें एसिडिटी हो रही है तो वो इस HCl के द्वारा होती है ना। जब हम ज़्यादा खा लेते हैं इस तरीके का तो उससे होता है। क्या इस संबंध उपरोक्त वर्णित विषय से तो नहीं है, यानी क्या इसका संबंध जो है वो इस बात से तो नहीं है कि इस अम्ल की ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ गई हमारे पेट में। आमाशय से भोजन अब क्षुद्रांत्र में प्रवेश करता है ना, यानी जो हमारी छोटी आंत होती है उसमें। यह अवरोधिनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। क्षुद्रांत आहार नल का सबसे लंबा भाग अत्यंत कुंडलित होने के कारण यह संतः स्थान में अवस्थित होती है। देखो यहाँ पर आपको देख रहा होगा कि काफ़ी सारी एक कुंडली जैसी बनी हुई है, तो आपके पेट में रियल में ऐसे ही बनी हुई है। तो इसी के थ्रू ये सारी नलियों में खाना घूमता है और इससे क्या होता है, ये बिल्कुल बारीक बन जाता है ना। फिर यहाँ पर दिया है विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। यानी अगर आप सभी जंतुओं की बात करें, अदर जानवरों की भी बात करें, तो जो भोजन वो खाते हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी पाचन क्षमता होती है। ये पाचन नली उनकी उसी तरीके से होती है। अब घास खाने वाले जो शाकाहारी होते हैं उनका सेल्यूलोज पचाने के लिए क्या होता है, एक लंबे क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। यानी उनका जो क्षुद्रांत है वो काफ़ी लंबा होना चाहिए और मांस का पाचन सरल है। अतः बाघ जैसे मांसाहारी की जो क्षुद्रांत होती है, यानी जो छोटी आंत होती है, वो काफ़ी छोटी होती है। अब नेक्स्ट पेज पर दिया है क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। देखो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि क्षुद्रांत का कार्य क्या है, तो आप ये लिख सकते हैं कि क्षुद्रांत क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूरी तरीके से पाचन कर देता है। इस कार्य के लिए यह यकृत तथा अग्नाशय से स्त्रावण प्राप्त करती है। देखो अग्नाशय में क्या होता है, आपने कभी सुना होगा कि खाना खाने के जस्ट बाद पानी नहीं पीना चाहिए, तो जो एसिड रिलीज होते हैं खाने में वो काफ़ी गर्म होते हैं, इतने गर्म कि वो खाने को पूरा गला देते हैं। तो जब क्या है, हम जस्ट खाना खाते हैं और वो पानी पी लेते हैं ठंडा, तो वो अम्ल क्या होता है, पेट में ठंडा हो जाता है, उसके बाद आपका क्या होता है, अपच होता है। अब समझ में आ गया।
क्यों हमें खाना खाने के बाद पानी पीने का मना करते हैं, है ना, इसीलिए करते हैं। आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है और अग्नाशयिक एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारकीय बनाया जाता है। यकृत से स्रावित पित्त रस इस कार्य को करता है। ये कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त है। देखो, ये जो आपका यकृत होता है, ये यकृत क्या करता है, पित्त रस स्रावित करता है, यानी रिलीज करता है ना, इंग्लिश में बोलूँ तो। शुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। यानी जो खाना होता है आपका, है ना, उसमें जो वसा वगैरह ये चीज़ें अलग अलग निकलती हैं, इसमें खाना पचाने में थोड़ा दिक्कत आती है, क्योंकि जो एंजाइम निकलता है उसका कार्य सही से हो नहीं पाता। ये साबुन यहाँ पर दिया है कि पित्त लवण, फिर पित्त लवण क्या करता है, उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है ना। तो फिर क्या होता है, इससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ये साबुन का मेल पर इमल्सीकरण की तरह ही है, जिसके विषय में हम अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। अग्नाशय की अग्नाशयिक रस का स्रावन करती है। इसमें प्रोटीन के पाचन के लिए टिप्सिम एंजाइम होता है तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। शुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत्र रस स्रावित करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरोल में परिवर्तित कर देते हैं। पचित भोजन को आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है। शुद्रांत के आंतरिक अस्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत यानी ज़्यादा क्वांटिटी, है ना, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। यानी जो भी खाओगे, जो भी खाने से जो भी प्रोटीन मिलेगा, जो भी वसा मिलेगा, है ना, ये सारी चीज़ें फिर आपके शरीर में लगेगी। तो ये क्या है, अवशोषित भोजन को वापस अपने शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों का निर्माण करने और पुराने ऊतकों की मरम्मत करने में होता है। समझ में आ गया। बिना पचा भोजन बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है, जहाँ दीर्घरोम में इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं। अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और इस वर्ज्य पदार्थ को बहिक्षेपण गुदा अवरोधी द्वारा नियंत्रित किया जाता है ना। अब आगे समझ में आपको। तो पाचन क्रिया का तो हमने देख लिया कि फर्स्ट में ये इकाई में जाएगा, मुख गुहा से ग्रसिका से होते हुए आमाशय में जाएगा, फिर शुद्रांत, फिर बृहदत और फिर गुदाद्वार। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज मूव कर दो, जिस पे दिया है ये वाला। देखो, श्वसन का आपके आ सकता है, श्वसन का चित्र बनाओ फेफड़े वगैरह का। तो देखो यहाँ पर श्वसन की प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ। ये काफ़ी डिफिकल्ट लिख रखा है और पूरा लिख रखा है वो इसी तरीके से लिख रखा है। देखो, मनुष्य में पोषण का तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं श्वसन का। तो फर्स्ट में नास द्वार, यानी जो नाक होता है, आपको मैं प्रोसेस इसमें बता देती हूँ। नास द्वार से काय में जाएगा मुख गुहा में, है ना। मुख गुहा से काय में जाएगा ग्रसनी, यानी वही आपकी जो नली होती है वो। फिर श्वसन, फिर उपास्थि वलय। उपास्थि वलय ये रही आपकी, है ना। श्वसन नली के बाद में काय में जाएगा उपास्थि वलय। फिर आपका जाएगा फुफ्फुस में, फुफ्फुस के बाद में श्वसनी और फिर श्वसनिका और लास्ट में आएगा आपका कुपिका। तो ठीक है, ये सब पढ़ने की नीड है। अगर नहीं तो चलिए नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। और इसमें आपका सिर्फ डायग्राम पूछा जाता है, पर प्रोसेस मैंने आपको बता दी कि स्टेप बाय स्टेप इसमें क्या होता है ना। अब नेक्स्ट पेज मूव करते हैं। अब नेक्स्ट इसमें दिया है हमारा पंप हृदय, यानी जो हमारा हार्ट है वो ब्लड का फ्लो कैसे करता है, वो ब्लड को कैसे पंप करता है। ठीक है, सबसे पहले इस डायग्राम आपके बनाने में आएगा। प्रोसेस तो नहीं पूछेंगे, प्रोसेस मैं आपको इजीली बता देती हूँ ताकि आपको इतना पढ़ना नहीं पड़े। देखो, हार्ट इस तरीके से, इसमें हमारे 4 पार्ट होते हैं, इधर बाया आलिंद, बाया निलय, इधर दाया आलिंद, उधर दाया निलय। गॉट इट, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, जो मैंने आपको फुफ्फुस के बारे में बताया था, तो फुफ्फुस से ऑक्सीकृत ब्लड जो है वो किधर आता है, बाया आलिंद में। बाया आलिंद के बाद में वो जाता है बाया नीलय में। फिर यहाँ से क्या करता है, शरीर के अंगों में चला जाता है। फिर बचता है विऑक्सीकृत रुधिर, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, वो ब्लड क्या करता है, वो जाता है दाया आलिंद में। फिर दाया आलिंद से जाता है दाया नीलय में, और फिर क्या होता है, फिर वो जाता है वापस से फेफड़ों में। यहाँ मैंने नोट्स में जो डायग्राम बना रखा है, इसमें देखो आप, फर्स्ट में फुफ्फुस यानी जो फेफड़े होते हैं, वहां से काय में जाता है सबसे पहले बाया आलिंद। देखो यहाँ पर जो आपका हार्ट है,
है ना, बाया आलिन में जाता है, बाया आलिन से फिर जाता है बाया नीलय में, फिर जो महाधमनी होती है हमारी प्रमुख धमनी, उसमें से क्या कहाँ चला जाता है, ये शरीर के अंगों में, है ना, थोड़ा थोड़ा मोटे तौर पर समझ लो। फिर जो विऑक्सीकृत रुधिर बनता है, यानी जो आपका जिसमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होता, है ना, तो ऑक्सीजन नहीं होता, वो कहाँ जाता है, दाया आलिन में, फिर दाया आलिन से काय में जाता है दाया नीलय में, और फिर कहाँ जाता है, जो आपके फुफ्फुसीय फेफड़े होते हैं, है ना, तो वहाँ पर ये वापस से विऑक्सीकृत रुधिर वापस उस फेफड़ों में जाता है और फिर वही प्रोसेस रिपीट होती है। अब ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अब आप नेक्स्ट पेज पर देखेंगे तो यहाँ पर रक्तदाब के बारे में दिया है। रक्तदाब क्या है आप जानते हैं, जो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं आपका, बस वही, है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे देखो, आगे आपका आता है पॉइंट उत्सर्जन। अब ये जो बॉडी पार्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है, मानव उत्सर्जन का चित्र बनाने का आता है। साथ में अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, मानव उत्सर्जन में हमारे पास में क्या क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास एक जोड़ा वृक यानी क्या होता है, आपकी जो किडनी होती है ना, फिर दिख रही है आपको एक जोड़ा मूत्रवाहिनी क्या होता है, ये जो आपको दोनों नलियाँ दिख रही है ये किडनी के आसपास होगी और इन्हीं को बोलेंगे मूत्रवाहिनी, है ना। तो एक जोड़ा तो वृक यानी एक जोड़ा किडनी हो गया हमारे पास, ये दो किडनी आपको दिख रही है, एक जोड़ा हमारे पास हो गया मूत्रवाहिनी, एक हो गया मूत्राशय और एक हो गया मूत्रमार्ग, ठीक है। अब उत्सर्जन का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो आपका मूत्र बाहर निकलता है, टॉयलेट, है ना, वही होता है उत्सर्जन। देखो साइंस और बायोलॉजी को थोड़ा ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा आपको, थोड़ा प्रैक्टिकली हो गया, है ना, कि ये जो सारी क्रियाएं होती है वो होती कैसे, है ना। तो यहाँ पर दिया है कि मूत्र किस प्रकार तैयार होता है, तो यहाँ पर मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य पदार्थों को छानकर बाहर करना होता है। यानी जो हम पानी पीते हैं वो किडनी में फिल्टर होकर फिर मूत्र के रूप में बाहर निकलता है। फुफ्फुस में CO2 रुधिर से अलग हो जाती है, यानी जो मैंने आपको बताया था, जो फुफ्फुस था वो फुफ्फुस में क्या होता है, जो CO2 होती है वो रुधिर से यानी खून से अलग हो जाती है, जबकि जो नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल होते हैं वो वृक्क में रुधिर से धीरे से अलग कर लिए जाते हैं। देखो ये वाली प्रोसेस में बस आपको ऐसा बता दूं कि इसमें इस तरीके से उत्सर्जन का मतलब होता है आपका वेस्ट पदार्थ को बाहर निकालना। अब जिस तरीके से मनुष्यों के अंदर उत्सर्जन होता है, पादपों में भी उत्सर्जन होता है। किस तरीके से, पादप क्या होते हैं, जो पौधे वगैरह होते हैं ना, तो पौधे में किस तरीके से होता है, एक तो या तो वो अपनी जो पत्तियां जो सड़ जाती हैं उसके थ्रू वो अपने जो भी अपशिष्ट रहते हैं शरीर के उसके जो भी, है ना, तो वो बाहर कर देता है। देखो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, मैंने शॉर्ट में लिखा है, अनेक पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्ता में यानी जो रिक्तिका होती है उनकी, उसमें इकट्ठा रहते हैं। पौधे में जो झड़ने वाली पत्तियां होती है उसमें अपशिष्ट उत्पाद संचित रह जाते हैं, यानी जो अपशिष्ट पदार्थ है वो काय में डाल देता है जो पत्तियां झड़ने वाली है। पौधे में कुछ अपशिष्ट उत्पादों को अपने आसपास की मृदा में भी उत्सर्जित करते हैं, और कहाँ डालते हैं, वो जो उनकी मिट्टी रहती है आसपास में उसमें भी डाल देते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कृत्रिम वृक्क यानी क्या होता है, किडनी। तो जो नकली किडनी होती है वो शरीरों में लगाई जाती है। आपने कई बार सुना होगा कि इसकी किडनी खराब हो गई, तो इस तरीके से उनमें क्या है, फिर नकली किडनियाँ लगाई जाती है। यहाँ पर लिखा है ये एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में से यानी उनका जो खून होता है उसमें से कृत्रिम वृक्क की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। देखो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कौन करता है, हमारी किडनी करती है। अब जिस व्यक्ति के शरीर में किडनी खराब हो गई है तो उसको ये नकली किडनी लगानी पड़ेगी और वो यही काम करेगी। अब यहाँ पर दिया है प्रायः एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंद वृक्क में होता है, और एक दिन में कितना मूत्र उत्सर्जित होता है हमारे शरीर से, 2 लीटर, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आपने देखा होगा जिनको डायबिटीज़ हो जाती है ना, तो उनको डायलिसिस की जाती है ना, यानी उनका खून एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर एंड होता है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में फीडबैक जरूर देना। साथ में आप ये नोट्स परचेस करना चाहते हो तो इस टेलीग्राम यूजर नेम roxen4311 से आप ये नोट्स ले सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलता है स्टडीफाई में नई वीडियो के साथ। जय हिंद।